आपको इस वक्त पर पेट के बल लेटकर करने वाले आसन थोड़े कम करने चाहिए। ओम चैंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। पिलो लगाकर उस पर बैठकर भी आप अपनी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको कभी भी ब्रीदिंग होल्ड नहीं करनी है। इस वक्त माँ को अपने बच्चे की सबसे पहली दोस्त बनना होता है। आप एक काम कीजिए, मुद्रा कर लीजिएगा, इससे आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। आत्मनिर्भर, सशक्त, श्रद्धा और प्रेम की मूर्त नारी शक्ति को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम कंचन। मैंने अपना योग का जो अभ्यास है वो 2016 से प्रारंभ किया, जिसमें मैंने योग की पढ़ाई, अपना योग का जो प्रशिक्षण है वो लिया राष्ट्रीय योग संस्थान मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान न्यू दिल्ली। उसके बाद में मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड। जो मेरा फर्स्ट प्लेसमेंट था जो अपनी पढ़ाई करने के बाद में, वो मेरा फर्स्ट प्लेसमेंट था लबासना, जहाँ पर मैंने 1 से 1.5 साल तक काम किया। उसके बाद में आई गेट बैक टू दिल्ली और वहाँ पर मैंने अपना जो आगे का काम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के साथ मैं पिछले 3 साल से कार्यरत हूँ। उसके साथ साथ में डीआरडीओ, एनसीईआरटी और डिफरेंट जो टीवी चैनल्स हैं, एबीपी, डीडी नेशनल, सब जगह मैंने योग के क्षेत्र में काम किया है। इसके साथ साथ मैंने नारी शक्ति, नारी जागरण, देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा एक चलाए जाने वाले प्रोग्राम में काम किया, जो कि फीमेल्स को उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रभावी रूप से कार्यरत है। और उसी के चलते मुझे आज इस मंच पर, जोश टोकाशा के मंच पर, आप सभी के साथ अपना अनुभव साझा करने का मौका मिला है। तो आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो है कि आप कैसे योग के माध्यम से अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक जो औरत, एक नारी की जीवन में जो 5 स्टेजेस जब हम जानेंगे कि जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो हर तरीके से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन लेकर आती है, वो है आपकी प्री मेंस्ट्रुअल एज, जिसमें आप पहली स्टेजेस है। सेकेंड इज आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल, थर्ड प्री मेनोपोज, फोर्थ पोस्ट मेनोपोज एंड फिफ्थ आपकी मेनोपोज। दीज आर द 5 स्टेजेस जो आपके पूरे जीवन काल में 15 से 45, जो 30 साल का जो जीवन काल होता है, उसमें बहुत से परिवर्तन लेकर आती है। तो अभी हम जानेंगे कि जो हमारा सोल्यूशन है योग का, कि वो जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उन पे हम कैसे काम कर सकते हैं। पहली स्टेज अगर हम यहाँ पर लेकर चलते हैं तो वो है कि प्री मेंस्ट्रुएशन साइकिल। जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उससे पहले कैसे आप अपने आप को उस चीज़, क्योंकि जब पहली बार आप देखते हैं तो आप बहुत घबरा जाते हैं, आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते। तो ये सबसे पहली जिम्मेदारी घर में माँ की होती है। माँ को बेटी को बिल्कुल समझाना होता है। स्कूलिंग भी सब अपना एक रोल प्ले करता है, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करती है वो होती है माँ। तो उस वक्त माँ को अपने बच्चे की सबसे पहली दोस्त बनना होता है, उसे समझाना होता है, उसे मानसिक रूप से इस चीज़ की क्लैरिटी देनी होती है। उस वक्त पर उसकी जो प्रैक्टिसेस होंगी जो आप उनको करा सकते हैं वो होती है भद्रासन। बहुत ही प्रभावी आसन माना गया है, क्योंकि वो आपके पेल्विक ग्रिडल को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल करता है और स्ट्रेंथन करता है। उसके अलावा जब बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होता है, क्योंकि उस टाइम पे पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, आपको वॉमिटिंग, नोजिया जैसी सेंसेशन आ सकती है, तो आप बैठकर भी नहीं कर पाते, इतना पेन होता है, लोगों को पिल्स तक खानी पड़ती है। तो उस वक्त आप लेट कर सुप्त बद्ध कोण आसन कर सकते हैं। उसके अलावा बच्चे जो उस एज में होते हैं उन लोगों के लिए प्राणायाम करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप उनसे सिर्फ डीप ब्रीदिंग करा सकते हैं। काउंटिंग के साथ में आप इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए उनको काउंटिंग के साथ आप ब्रीदिंग करवाना सिखाइए। सपोज आपने इनहेल किया 5 4 3 2 1, एक्सहेल किया 5 4 3 2 1। इस तरीके से देखेंगे तो उनका मेंटल कामनेस और कंपोज वो हो पाएंगे उस चीज़ में, उस पेन को वो ओवरकम कर पाएंगे। उसके अलावा बहुत अच्छा तरीका है ओम चैंटिंग। अगर वो लोग उस वक्त पर मेडिटेशन नहीं करेंगे, आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे, जो कि उनके लिए आसान नहीं होता क्योंकि बच्चे बहुत चंचल होते हैं, तो उस वक्त आप उनको सिर्फ ओम चैंटिंग के लिए उनको प्रोत्साहित कीजिए। आप उनके साथ बैठकर ओम चैंटिंग कीजिए। अगर वो नहीं कर रहे तो घर में कोई ऑडियो लगा दीजिए, जिसकी वजह से वो जो वाइब्रेशंस हैं वो उनके पास जाएं और वो अपने आप को रिलैक्स फील करें। सेकेंड स्टेज हम जाएंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल में। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जिसको आप एक तरीके से प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं, तो इन प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है उसके अंदर आप उसको 3 ट्राइमेस्टर में लेकर चलिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको जो योगिक प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत सजगता और सावधानी के साथ करनी होती है। रीजन बीइंग,
जब आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं तो वो बहुत क्रूशियल और क्रिटिकल पीरियड होता है, जिसमें आपको अपने बेबी कंसीव किया है तो उसको सेफ साइड में लेकर जाना होता है। तो उस टाइम पे आप जो प्रैक्टिसेस कर सकते हैं उसमें आप सूक्ष्म व्यायाम, चालन क्रियाएं जिनको आप कहते हैं योगिक सूक्ष्म व्यायाम, हल्के फुल्के स्थूल व्यायाम, उसके अलावा आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं पर वेरिएशन के साथ और किसी इंस्ट्रक्टर की हेल्प के साथ में। आसन में ताड़ासन, त्रिकोण आसन, अर्ध चक्रासन, कटी चक्रासन। कटी चक्रासन में ट्विस्टिंग बहुत कम की जाती है। उसके अलावा बैठकर करने वाले आसनों में भद्रासन, सुप्तबद्ध कोणासन, इस तरीके से आप आसनास को कर सकते हैं। आपको इस वक्त पर पेट के बल लेटकर करने वाले आसन थोड़े कम करने चाहिए। कमर के बल लेटकर करने वाले आप आसन कर सकते हैं। उस वक्त आप दीवार के साथ उत्तान पादासन कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा उसमें आपको प्रेशर बहुत ज्यादा अपने एब्डोमेन रीजन पे नहीं लेना है। प्राणायाम में आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जयी ब्रीदिंग और उसके साथ में ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि उस वक्त पे जो वूम्ब है वो आपकी वाइब्रेशंस फील करता है। आप उस वक्त देखेंगे कि जो फीलिंग, जो इमोशंस आपके हैं वैसे ही एक सृष्टि को आप वो रचना दे रहे हैं। तो जो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है उसको गर्भ संस्कार भी हम कह सकते हैं। उसमें योग का जो महत्व है वो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं एंड आई एम द विटनेस फॉर दिस बिकॉज मेरी जो डॉटर है, मुझे फील होता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने उस वक्त में अभ्यास के दौरान थी और वो मैं उसके अंदर देखती हूँ, जैसे मंत्र चैंटिंग, गायत्री मंत्र की चैंटिंग और जितने भी संस्कृत के श्लोकास हैं उनकी चैंटिंग, ओम चैंटिंग, वो काम कंपोज और उसके अलावा एक डिटैचमेंट का भाव जो कि बहुत मुश्किल से आता है, क्योंकि जब मुझे कहीं जाना होता है तो बच्चे को उस चीज के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। परंतु अगर आप योग का अभ्यास करते हैं तो उससे बच्चे के अंदर वो डिटैचमेंट का भाव नेचुरली आता है, जिसमें वो परेशान नहीं होता है, खुद को दुखी नहीं करता है, परंतु वो आपके बिना रहना सीखता है। उसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है उसके अंदर आप पेल्विक ग्रिडल ओपनिंग के जितने प्रैक्टिसेस है वो कीजिए, जिसके अंदर आप अपने पार्श्वकोण आसन, वीरभद्रासना 1 2 3 जैसे जैसे आप कर सकते हैं, त्रिकोण आसन के वेरिएशन के साथ आप कर सकते हैं। वॉक कीजिए, ताड़ासन में वॉक करने की कोशिश कीजिए। उस वक्त बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जैसे जैसे वूम बढ़ता है उससे आपकी बैक पे प्रेशर बढ़ता है और उस वजह से आपको हल्का हल्का बैक पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे हल्की थोड़ी मालिश, हल्के हाथों से आप मालिश कर सकते हैं और गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं, हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन जिसको नेचुरोपैथी में कहा जाता है। उसके अलावा आप बैठकर पिलो को आप अपने जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ पे पिलो लगाकर उस पर बैठकर भी आप अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आपको ध्यान रखिएगा, आपको हार्ड सरफेस नहीं लेनी होती, सॉफ्ट कुशन पे बैठना होगा और नीचे भी बैक को सपोर्ट देने के लिए आप पिलो का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है थर्ड ट्राइमेस्टर, जिसके अंदर आप आसन और प्राणायाम तभी कर पाएंगे जब आपने उसको पहले से किया है, वरना आप उस एंजाइटी, उस इमोशनली वीकनेस की वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से आप अपने आप को बहुत वीक पाते हैं। तो उस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को कैसे स्टेबल करें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता जाता है आपकी एंजाइटी बढ़ती जाती है। उस वक्त के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डीप ब्रीदिंग, क्योंकि वो मतलब डिलीवरी के वक्त भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो उसमें आप अपनी टाइमर, स्टॉप वॉच के साथ में आप डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कीजिए। कैसे करेंगे? अपना 1 मिनट का टाइमर लगाना है, इनहेल एक्सहेल करना है, ब्रीदिंग को होल्ड बिल्कुल नहीं करना है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपको कभी भी ब्रीदिंग होल्ड नहीं करनी है, टाइमर के साथ में आगे आगे बढ़ना है और अपनी ब्रीदिंग को रेगुलेट करने की कोशिश करनी है। ये चीज़ विशेष ध्यान रखनी है कि जितना समय आप अपनी ब्रीदिंग को दे सकते हैं उतना। थर्ड ट्राइमेस्टर में आप योग आसनास का अगर आप अभ्यास नहीं कर पाते हैं तो आप वॉक कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने जॉइंट्स पे काम ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हम मेजर आसनास नहीं कर सकते परंतु हम मेजर जॉइंट्स पे काम कर सकते हैं, चाहे वो आपके फिस्ट जॉइंट हो, रिस्ट जॉइंट हो, एल्बो जॉइंट हो, शोल्डर जॉइंट हो, नेक जॉइंट हो। वो कुछ कुछ योगिक सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जो आपको अभी देखने को मिल जाएंगे कि उन मूवमेंट्स के साथ आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। अब हम जानते हैं डिलीवरी के बाद वाले फेज के बारे में। तो जो डिलीवरी के बाद का जो फेज होता है वो सबसे
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है और सबसे ज़्यादा क्रूशियल भी होता है, क्योंकि उस वक्त आप देखेंगे कि आपका जो इमोशनली आपको वीकनेस सबसे ज़्यादा महसूस होती है। उस वक्त पे आप बेबी नया होता है, उसको उसको होल्ड करना भी आपके लिए बहुत मुश्किल भरा होता है जब फर्स्ट बेबी होता है, और बाकी की चीज़ें हार्मोनल इम्बैलेंस इतना स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील करते हैं। तो वो सब चीज़ों से आप कैसे कॉप अप कर सकते हैं, उसमें आप अपनी योगिक प्रैक्टिसेस, योगिक ब्रीदिंग और मेडिटेशन का सहारा लेंगे। इसके साथ साथ में यहाँ पर एक बहुत प्रभावी तरीका है भ्रामरी प्राणायाम का। जब भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फील करते हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक फील करते हैं, तो उस वक्त भ्रामरी प्राणायाम 5 से 7 मिनट करने पर आप अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स जोन में लेकर आ सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है प्री मेनोपॉज स्टेज, जिसके अंदर कि हम जानते हैं कि जो चेंजेस आ जाते हैं, जैसे हार्मोनल अचानक से आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हैवी होने लग जाती है और वेट बहुत ज़्यादा सडन या तो गिरने लग जाता है या बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, हेयर फॉल, आपको अपने आप के साथ में कॉन्फिडेंस की कमी दिखने लग जाती है। तो उस वक्त योग आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी काम करता है। रीज़न बीइंग, क्योंकि वो जब आपको इमोशनली और मेंटली फिजिकली स्ट्रेंथन देता है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत मामूली लगती है। उस वक्त आप कर सकते हैं अपनी नॉर्मल योग का अभ्यास, जिसमें आप अपनी लूजनिंग प्रैक्टिसेस, सूर्य नमस्कार के 5 से 7 राउंड अगर आप इस जर्नी में करते हैं, इस ड्यूरेशन में करते हैं, तो आपके सामने जो भी दिक्कतें आएंगी आगे हार्मोनल इम्बैलेंस से रिलेटेड, वो सब नहीं आती। उसके अलावा आप अपनी डाइट में कुछ सुधार कर सकते हैं। डाइट में सुधार, रागी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप रागी का सेवन करते हैं तो वो आपकी मसल्स को, जो कैल्शियम की कमी हो जाती है बेबी कंसीव करने के बाद में, यूजुअली फीमेल्स में देखने को मिलता है कि उनको जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, उनमें कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है, तो उसमें रागी का सेवन आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, कारगर रह सकता है आपके लिए। उसके अलावा आप कर सकते हैं गर्म गुनगुने पानी में शहद का सेवन, क्योंकि एक टाइम के बाद में फ्लेक्सिबिलिटी या तो कम हो जाती है या फिर बढ़ जाती है। ये दोनों केसेस होते हैं प्रेगनेंसी के बाद में। तो जिन लोगों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, वो लोग हल्की गुनगुने पानी में सुबह शहद, अगर वो कोई भी उनको उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको एक अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बॉडी में अटेन करने को मिलेगी। उसके बाद में आता है आपका पोस्ट मेनोपॉज पीरियड, जिसके अंदर आप अपने आप को, अपने शरीर को एक पूरी तरह से एक नए रूप में लेकर आ जाते हैं। क्योंकि जो 12-30 साल का जो पीरियड है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग चेंजेस आपके शरीर में आए हैं और अचानक से एकदम बिल्कुल आपका शरीर एक नए ढांचे में जा रहा है, तो उस वक्त के लिए उसके साथ साथ में आपकी एज भी एक फैक्टर रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा योगिक अभ्यास नहीं कर पाते हैं, अब आप बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं कर सकते, आप ये अगर रेगुलर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो, वरना अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस की है तो 50 से 60 साल की उम्र में भी आप बिल्कुल आसानी से बहुत अच्छे योग के अभ्यास कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो 60 साल की उम्र में भी आधे घंटे तक सूर्य नमस्कार करते हैं, और वो बिल्कुल करते हैं और वो बिल्कुल सेहतमंद है। तो आप अपने आप को, वो आप पर निर्भर है कि आपने उस समय को कितना दिया है अपने शरीर को। अगर आपने बहुत पुराने लंबे समय से योग का अभ्यास कर रहे हैं तो बहुत ईजी है आपके लिए आगे भी उस चीज को कैरी फॉरवर्ड करना। तो उसमें आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। आसन में बहुत से आसनास, जैसे ताड़ासन, त्रिकोणासन, उसमें आप सेगमेंट डिवाइड कीजिएगा, स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन, प्रोन लाइन एंड देन रिलैक्सेशन। उसमें आप पूरा फ्लो कर सकते हैं, जिसमें स्टैंडिंग में मेजर 2-3 आसनास किए, सिटिंग में कुछ आसनास किए, देन सुपाइन एंड देन प्रोन लाइन। उसके बाद में प्राणायाम और मेडिटेशन। ये आपका एक प्रोटोकॉल होता है जो आपको फॉलो करना होता है ड्यूरिंग द योगिक प्रैक्टिसेस। तो योग का जो अभ्यास जो हम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो आपने जानी है इतनी सारी प्रैक्टिसेस, उसके अंदर बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो प्रिकॉशंस के रूप में आपके सामने आती हैं, उनके प्रति आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि गलत प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि आप प्रैक्टिस ना करें। अगर आपने प्रैक्टिस करी और वो गलत तरीके से करी तो उसके रिजल्ट्स भी गलत ही आएंगे और वो बॉडी पे गलत इम्पैक्ट डालेगा। इसलिए कुछ आसनास होते हैं जो आपको एक सर्टेन पीरियड में नहीं करने होते,
जैसे कि जो इन्वर्टेड आसनास होते हैं जिसमें आपका ब्लड फ्लो रिवर्स हो जाता है, वो आप ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी के समय भी लिमिटेड सीरीज ऑफ आसनास करते हैं। एक ट्राइमेस्टर में आप अपने पेट के बल लेटकर आसनास नहीं कर सकते। तो इस तरीके से वो प्रिकॉशंस, आप हर एक आसन की अपनी प्रिकॉशंस जानते हुए उन आसन का अभ्यास कीजिएगा। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है आपका आसन करने से पूर्व भोजन, किस तरीके से आप खाना खा रहे हैं, आपका डाइट क्या होना चाहिए, उसके अलावा उसमें गैप कितना होना चाहिए। यूजुअली ये होता है कि लोगों को लगता है कि प्राणायाम ही तो करने जा रहा हूँ, क्या बात हो गया, थोड़ा सा ही तो खाया है, मैं बैठ जाता हूँ, आराम से ब्रीदिंग करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो आपकी हेल्थ है, प्राणायाम तो आसन के बाद वाला स्टेज है। इसका मतलब उसमें तो आपकी बॉडी की प्योरिटी बहुत ज्यादा आपको चाहिए। तो आपका जो भी योगिक अभ्यास है उसके बीच में जो आपका ड्यूरेशन है वो 2 to 3 आवर्स का होना चाहिए। अगर आपने लाइट मील ली है तो आपको 2 घंटे का गैप रखना है। अगर आपने थोड़ी सी मॉडरेट मील ली है तो आपको 3 घंटे का, और अगर आपने अच्छा खासा पेट भर के खाना खाया है तो 4 घंटे का गैप बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन बीइंग, उसको डाइजेस्ट होने में एक प्रोसेस होता है, उसको समय लगता है। तो जब आप आसन का अभ्यास कर रहे हैं और प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। यूजुअली लोगों को मैंने सुना है, देखा भी है कि उनको बता दिया जाता है कि आप आसन प्राणायाम नहीं कर सकते तो आप एक काम कीजिए, मुद्रा कर लीजिएगा, इससे आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, खाना खाया और बैठ गए अपान वायु मुद्रा लगाकर कि हाँ अब तो मेरा पेट एकदम खत्म हो जाएगा, मेरा वेट एकदम खत्म हो जाएगा, और वो उस चीज को, तो उन चीजों से उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो अब थोड़ा सा हम डाइट पे चर्चा करते हैं। डाइट में आपको किस तरीके का खाना खाना है, बिकॉज जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। तो उसमें डिफरेंट जो स्टेजेस मैंने बताई है उसके दौरान भी आप अपने खाने का ध्यान रखिएगा। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत ज्यादा स्पाइसी, तला भुना और इस तरीके का फ्राइड फूड कम से कम लेने का कोशिश करें, क्योंकि उसकी वजह से आपको क्रैम्प्स ज्यादा आते हैं, ज्यादा पेन होता है। ऑयली फूड ज्यादा खाने से ज्यादा पेन होता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी यूजुअली होता है कि 3rd ट्राइमेस्टर में कहा जाता है कि आप पिज्ज़ा खाइएगा, उससे आपको पेन और वो सब क्रिएट करने में हेल्प मिलती है, जो कि आज के टाइम पे अलग अलग जगह सुनने को मिलता है। पर ऐसा नहीं होता। अगर आप जितना शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं उसकी वजह से आप उस चीज को उतना ही इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो मेनोपॉज का पीरियड होता है उस दौरान पे आप कैसा भी खाना खाते हैं तो आपको एसिडिटी की दिक्कत होने लग जाती है। आपने थोड़ा सा हैवी फूड ले लिया, आपको बर्प्स आने लग जाती हैं, पेट में दर्द होने लग जाता है, नोजिया वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन आने लग जाती है। तो उस वक्त लाइट फूड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। फाइब्रस फूड, अच्छी हरी पत्तेदार सब्जियां, फल फ्रूट, जितना हो सके जूस पिए। उसके अलावा एक बहुत अच्छा प्राणिक फूड है जो कि हम सभी जानते हैं, व्हाइट ऐश कार्ड, जिसको सफ़ेद पेठा भी कहते हैं। उसको अगर आप पी सकते हैं, उसका जूस बनाकर अगर आप पी सकते हैं तो वो बहुत अच्छा प्रभावी फूड है आपकी डाइट में इनकलकेट करने के लिए। उसको आप सुबह सुबह खाली पेट पीजिए तो वो पूरे आपकी डिटॉक्स करता है पूरी बॉडी को, और एक तरीके से जो संघ प्रक्षालन काम करता है, जो योग के अभ्यास में एक बहुत अच्छी क्रिया है पूरे आपकी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, वो आप एसगार्ड फ्रूट से ले सकते हैं। उसके अलावा पीनट्स और चुकंदर का रस बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है क्योंकि वो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, और फीमेल्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत हीमोग्लोबिन की आती है, एनीमिया की शिकायत आती है। तो उसमें आप चुकंदर का रस पी सकते हैं। उसको आप ABC, जैसे सात्विक डाइट में आता है, एप्पल, बीटरूट और कैरेट, उन तीनों का जूस बनाकर भी आप पी सकते हैं। दिन में दोपहर जब भी आपको समय मिले आप उसको ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को सिर्फ शब्दों में ना रखें, इसको अपने जीवन में लेकर आएं, क्योंकि जब तक आप योग का अभ्यास नहीं करेंगे आप उसकी बारीकी को समझ ही नहीं पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर कितना ही ज्ञान दे दूँ, कुछ भी बोल दूँ, वो जब तक काम नहीं आएगा जब तक आप खुद अपना मैट बिछाकर अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक अच्छा जीवन जिए। धन्यवाद। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मान कर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से।
जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।